नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन आप सभी का अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि इसराइल के पीएम और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में बातचीत हुई है। और बातचीत के बाद इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि हमारी तैयारी ईरान पर अटैक करने की पूरी है। और ये ऐसा अटैक होगा जो ईरान के लोगों को चौंकाने वाला होगा, ईरान की सरकार को चौंकाने वाला होगा। उनके ख्यालों में भी नहीं होगा कि ऐसा कोई हमला हो सकता है। इसी बीच एक खबर ये भी है कि हिजबुल्ला हिजबुल्ला के जो प्रेसिडेंट डिप्टी चीफ हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है, या ये कह लीजिए उन्होंने कहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। और भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत जो है इसराइल को समझाए, इसराइल को कहे कि जो ये वॉर है ये कहीं ना कहीं पीस के अगेंस्ट है। ये क्या करेगा, पूरी जो स्थिति हुई है उसको और बदतर बना देगा और ज्यादा क्या होगा, दिक्कत पैदा करेगा। इस वॉर को रोकने के लिए भारत क्या करे, मदद करे। इस वीडियो के अंदर हम इन सारे पहलुओं पर दोस्तों क्या चर्चा करने वाले हैं। आखिर मामला क्या है, मसला क्या है, उसको पूरा हम समझने वाले हैं। बात यह है दोस्तों कि हम अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। तो पहले मैं दोस्तों बात करूं आपका हिजबुल्ला की। हिजबुल्ला दोस्तों जो है लेबनान में कार्यरत एक संगठन है। और हम देखें, हिजबुल्ला को अनेकों देशों के द्वारा कहा जाता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर से वेस्ट ब्लॉक के द्वारा। और ये हिजबुल्ला की अगर हम कमांड में देखते हैं, कंट्रोल में देखते हैं, जो ये पूरा आप डार्क वाला एरिया देख रहे हैं, सारा एरिया जो है वो हिजबुल्ला के कमांड में, हिजबुल्ला के कंट्रोल में है। अभी हम प्रेजेंट में बात करें तो हमास पे कंट्रोल करने के बाद इसराइल का जो ग्राउंड इन्वेजन हुआ है वो इन रीजन में हो रहा है। इसराइल की कोशिश है कि जो ये टायर है इसको क्या किया, कंट्रोल किया जाए। और अभी जो आप ये मार्क देख रहे हैं पूरा पूरा इसराइल का है। यहाँ पर यानी कि इसराइल की जो फोर्सेस है, आईडीएफ, उसने क्या क्या कंट्रोल किया है। हम जानते हैं कि इसराइल ने जो ये कार्रवाई की है ये बहुत ही अलग तरह की कार्रवाई थी, जहां हमस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था ग्राउंड इन्वेजन के द्वारा। और हम देखें कि हमस पर कंट्रोल करने के बाद में इस्माइल हानिया को मारा गया ईरान के तेहरान के अंदर। लेकिन इस बार इसराइल ने हिजबुल्ला पर कार्रवाई करने के लिए अपनी रणनीति में क्या क्या चेंजेस किए हैं। और रणनीति में चेंजेस क्या था कि टॉप लीडरशिप से लेके जो ग्राउंड लेवल की जो लीडरशिप है उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसका एसिनेट करने का पूरा पूरा क्या है पॉलिसी लेके इसराइल चल रहा है। इसराइल ने अब देखें जो उसके टॉप कमांडर थे हसन नसरुल्लाह, उनको मार दिया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी लिस्ट है। हम देखें तो जनवरी 2024 से शुरुआत हो गई थी जब उसने टॉप लीडरशिप को टारगेट करना शुरू कर दिया था। जिसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो था आपका हसन नसरुल्लाह का, जो क्या थे आपके हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल थे। उनको क्या टारगेट किया था। उसके बाद भी लगातार जो इनके नेक्स्ट इनके नाम पे मतलब इनके ब्याह पर आने वाले थे, इनके जो इनके टॉप कमांडर बनने वाले थे, उनका भी एसेनेशन कर दिया गया है। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह ने कबूला नहीं है। इसराइल का कहना है कि वो उनको मार दिया गया है, इनको उनको एसेनेट कर दिया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह जो है उनको अभी भी मिसिंग में दिखा रहा है कि वो मिसिंग है। और उसके नंबर जो थर्ड नंबर के थे उनका भी एसिनेशन इसराइल कर चुका है। तो लगातार क्या हो रहा है, ये जो क्रम है वो लगातार चल रहा है। इसी बीच हम देखते हैं जो नाइम जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, नाइम कासिम, इन्होंने दोस्तों रिक्वेस्ट की है भारत से भी और कहा है कि हम क्या है सीज फायर करने के लिए रेडी हैं। और कमाल की बात क्या है, ये वही हिजबुल्लाह है जो सीज फायर करने के लिए आज रेडी हो गया, जो ये कहता था कि जब तक इसराइल जो है हमास के खिलाफ गाजा में अपना अभियान नहीं छोड़ेगा, अपना ऑपरेशन नहीं छोड़ेगा, तब तक हम उस पर हमला करते रहेंगे। उस हमले का परिणाम ये हुआ था कि जो नर्दन आपका क्या है इसराइल है, नर्दन इसराइल से काफी बड़ी संख्या में इसराइलियों को क्या कहा, अपनी जगह को दोस्तों छोड़ना पड़ा था। और उसी को लेकर 15 सितंबर के बाद ही ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया गया इसराइल के द्वारा कि हमको नर्दन इसराइल में जो 50-60 हजार हमारे इसराइली घर छोड़कर जाकर अदर इसराइल के एरिया में बस चुके हैं, उनको दोबारा से क्या करना है, वहां पर सेटल करना है। उसी के लिए क्या उसने प्रोग्राम चलाया, उसी के उसने योजना ये अलग यानी ग्राउंड इन्वेजन का प्रोग्राम चलाया है। आइए देखें हिजबुल्लाह है क्या। हिजबुल्लाह दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। आज हम हिजबुल्लाह को देखें तो इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये भी माना जाता है कि ये ईरान का एक प्रॉक्सी है। इसको ये भी कहा जाता है कि ये एक इस्लामिक रेस्टेंट इन लेबनान, यानी कि ये इसराइल के अगेंस्ट क्या है, एक रेस्टेंट है किसका, आपका इस्लाम का,
उस रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। इसके आप देखें जो हसन नसरुल्लाह, उनको दोस्तों मार दिया गया, जिसमें आपको बता रहा हूँ। अब्बास अल मुसामी, इनको दोस्तों पहले ही 91 में ये लीडर बने थे, चीफ सेक्रेटरी बने थे, जिनको 92 में ही सीनेट इसराइल के द्वारा कर दिया गया था। अभी प्रेजेंट में ये हैं। और साथ ही अभी जो इसके हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, यानी कि आपका हसन सफाउद्दीन, साफीदीन, इनके दोस्तों ये मिसिंग दिखा रहे हैं, जबकि इसराइल का कहना है इनको मार दिया गया है। और इसके बाद यानी हसन नसरुल्लाह के बाद इन्हीं को क्या बना, चीफ सेक्रेटरी बनना था। इनका एसिनेशन हो चुका है। इसका थर्ड नंबर के जो थे, जिनकी अब तक जानकारी नहीं, वो थे क्या, उनका नाम तक पब्लिक में नहीं था, उनका भी एसिनेशन हो चुका है। और अभी हम देखें तो नाइम कासिम, ये जो है आपके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो इस समय कमांड में वहां पर रह रहे हैं। इसका जो आपका हेडक्वार्टर आप बैरूत में देखेंगे। और इनकी जो आपकी पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है लॉयल्टी ऑफ द रेजिस्टेंट ब्लॉक। ये दोस्तों लेबनान की यहाँ पर क्या करते हैं, लेबनान की अगर हम गवर्नमेंट को देखेंगे तो लेबनान की गवर्नमेंट में एक बड़ा हिस्सा इसका भी है, यानी कि एक बड़ी सीट है। जब हम देखें तो लेबनान की टोटल जो गवर्नमेंट है वो 128 सीट वहां पर है। इस 128 में जो प्रेजेंट में केयर टेकर गवर्नमेंट वहां पे बनी हुई है, उसमें ये दल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिसमें आप देखें इस दल के अंदर ये 15 सीटों को लेकर लॉयल्टी ऑफ द रेस्टेंट, ये 15 सीटों को लेकर जो आपका हिजबुल्लाह का ही क्या है, एक क्या है आपका हिजबुल्लाह का ही पॉलिटिकल विंग है। और ये वहां पर क्या करती है, इनकी वहां की पार्लियामेंट में भी क्या इसका पार्टिसिपेशन है। इवन जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के अंदर भी क्या है पार्टिसिपेशन है। एक दो मंत्री भी जो है वो हिजबुल्लाह के हैं। इतना पावरफुल, इतना ताकतवर संगठन है। अगर हम बात करते हैं लेबनान की, तो लेबनान की जनसंख्या करीब 55 लाख है 2022 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम देखें तो आपका अरेबिक लैंग्वेज उसमें बोली जाती है। स्टार्टिंग की बात उसमें हम बात करें, यहाँ पर 95% क्या आपके अरबिक बोलने वाले हैं, बाकी 4% अर्मेनियन है और 1% अदर्स हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं रिलीजन की बात करें, जहाँ पहले यहाँ पर आप देखें तो करीब 50% से ज्यादा यहाँ पर आपकी क्रिश्चियनिटी हुआ करती थी, और 50% के आसपास आपका इस्लाम फेथ को मानने वाले होते थे। लेकिन पिछले 25 सालों के अंदर यहाँ का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। 80% तक यहाँ पे इस्लाम फेथ को मानने वाले हैं, बाकी 20% आज यहाँ पे करीब आपके क्रिश्चियनिटी फेथ को मानने वाले लोग रह गए हैं। अगर हम दोस्तों बात करें हिजबुल्लाह की ही, हिजबुल्लाह की अगर हम बात करते हैं, जो प्रेजेंट में हिजबुल्लाह का नंबर बताया जाता है, वो नंबर बताया जाता है कि हिजबुल्लाह का प्रेजेंट नंबर करीब 1 लाख के आसपास है। और इसके जो स्टेट अलाइज हैं, ये सब इसके स्टेट अलाइज हैं। जैसे हम बात करें आपका क्यूबा है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है। दोस्तों गौर कीजिएगा, रशिया और आपका ईरान, ये दोनों जो है खुलकर जो है आज हिजबुल्लाह के समर्थन में है। इवन ईरान भी है समर्थन में पूरा पूरा खुलकर। और आज प्रेजेंट में हम देखें तो रशिया भी। और आपको याद होगा रशिया का एक जो एयरबेस था सीरिया के अंदर, उसी के पास उसके वेपन स्टोरेज था, जिसको इसराइल ने टारगेट किया था। वहां से ईरान जो है सप्लाई करता था हिजबुल्लाह को, जिसकी पूरी सहमति जो थी रशिया को भी थी। और रशिया चाहता है कि इसराइल जो है, इसराइल और अमेरिका जो है हिजबुल्लाह की वजह से यहाँ पर उलझा रहे, ताकि क्या है यूक्रेन में जो हमारे ऊपर प्रेशर है यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन वॉर को लेकर, वो हम पर क्या हो कम हो। सीरिया इसका क्या है सपोर्ट करता है, वेनेजुएला इसका सपोर्ट करता है, इराक इसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा लेबनान गवर्नमेंट भी इसका सपोर्ट करती है। नॉन स्टेट अलाइज यानी कि आपका जो हम बात करें कि जो आपके एक तरह से टेररिस्ट को बोला जा सकता है, जिसमें होतीज हैं, अमल मूवमेंट है, लिवा है, इसके अलावा होतीज है, हमास है, पॉपुलर आपका मुजाहिदीन फोर्सेस है, वैगनर ग्रुप्स है। ये सब दोस्तों इसका हिजबुल्लाह को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां इसका सपोर्ट है दोस्तों, वहीं इसके विरोध में भी है। जो दुश्मन देश इसके कहे जाते हैं, यानी कि जो शत्रु देश है, पोलैंड कौन कौन है, इसराइल, यूएस, टर्की, इराक। इराक में हम देखें तो इराक की अगर हम बात करते हैं तो इराक में दो ग्रुप्स हैं। एक तो जो गवर्नमेंट है इराक की, और दूसरा आपका क्या है, जो मिलिशिया है, जो सिया बेस है, वो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह का। क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो क्या आपका पूरा पूरा सिया कम्युनिटी, यानी कि सिया इस्लाम के फेथ को मानने वाला संगठन है। इसका तो हम नॉन स्टेट अगर हम बात करें तो सदर्न लेबनान आर्मी, यानी जो सदर्न लेबनान में से कंट्रोल किया हुआ है, वहां भी एक आर्मी बनी हुई है जो हिजबुल्लाह का विरोध करती है। इसके अलावा आपका लेबनीज जो अपोजिशन है प्रेजेंट में, वो हिजबुल्लाह का विरोध करता है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। अलकायदा विरोध करता है, इस्लामिक स्टेट करता है, फ्री सीरियन आर्मी करता है, अल नुसरा फ्रंट इसका करता है। ऐसी बहुत सारे संगठन जो है वो इसका सपोर्ट, इसके अगेंस्ट यानी कि इसके दुश्मन की तरह काम करते हैं। ये मोस्टली आप देखें, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे,
ये सुन्नी फंडामेंटलिस्ट के हैं। और आप जानते हैं ये सुन्नी फंडामेंटलिस्ट क्या करेंगे, जो शिया फंडामेंटलिस्ट है उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। ये उस विरोध के कारण आपको देखने को मिलता है। इसने कई बैटल्स लड़ी भी हैं। सिविलियन वॉर जब हुआ था, लेबनान जो सिविलियन वॉर था उसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसका बहुत सारे इसने क्या किया, वॉर भी कर लड़े हैं। और अभी 2023 से इसराइल हिजबुल्लाह वॉर चल रहा है, उसका ये पार्ट, उसका एक समर्थन कर रहा है। अभी हम देखें तो हिजबुल्लाह को सफाया करने के लिए इसराइल ने जो पॉलिसी अपनाई, जैसे मैंने कहा कि हमस में क्या था, ग्राउंड इन्वेजन पहले किया था, बाद में उसके लीडर को मारना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर क्या था, इसराइल ने लेबनान को खत्म यानी कि हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई है कि टॉप लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। उसने टॉप लीडरशिप को टारगेट करने के साथ साथ हिजबुल्लाह के जो छोटे कमांडर्स होते हैं उनको भी टारगेट किया, पेजर अटैक के द्वारा, वॉकी टॉकी अटैक के द्वारा, ताकि वो भी क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, वो भी क्या कंट्रोल में हो जाए। उनको भी कंट्रोल करने के लिए वहां पर खूब सारे वोकी टोकी आपका ये पेजर अटैक्स किए गए। अभी लेबनान के द्वारा, जो लेबनान में हिजबुल्लाह है उसके द्वारा भी जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, वो सीरिया पहुंच गए उसके काफी सारे लड़ाके, काफी सारे लड़ाके उसके इराक पहुंच गए हैं, काफी सारे लड़ाके उसके आपके जॉर्डन पहुंच गए हैं। उनकी सोच है कि यहाँ से क्या करेंगे, अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर। और आप देखें, लेकिन उतना कामयाब हिजबुल्लाह नहीं हो रहा था। इसी को देखते हुए ईरान के द्वारा क्या था कि ताकि ईरान जो है हिजबुल्लाह को थोड़ा रिलीफ दे। देखिए हमस पे काफी कंट्रोल हो चुका है। आज आप देखें जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप में रफा बॉर्डर तक पूरा कंट्रोल किसका, इसराइल का है। ऐसे ही हिजबुल्लाह के अंदर भी एक पूरा फियर का एनवायरनमेंट था। हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप मारे जा रहे थे, छोटे कमांडर मारे जा रहे थे, आपस में इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो एक फिर क्रिएट कर दिया था। और ईरान ने जरूरत महसूस की कि मैं अपने प्रॉक्सीज को दोबारा स्टार्ट करूं, दोबारा उनको जिंदा करूं, नहीं तो क्या होगा, बेअसर हो जाएंगे। मैंने इतने सालों में तैयार करके उनको एसेट बनाया है, वो बेकार ना हो जाए। इसको देखते हुए उसने वॉर की दिशा बदलने के लिए 181 मिसाइल के द्वारा अटैक किया था अभी हाल ही कुछ दिन में। अभी भी देखें तो इसराइल ने दोस्तों क्या है, इसराइल ने अब तक ईरान पे अटैक नहीं किया है, लेकिन जैसे बात आ रही है कि आपके इसराइल के पीएम और अमेरिका के प्रेसिडेंट की आपस में डायलॉग हो गए हैं। इसराइल ने एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत इसको माना जा रहा है कि उसने पहले हमस पे कंट्रोल किया, अफरा तफरी में इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करने शुरू नहीं किए। अगर ऐसा कर देता तो इससे हिजबुल्लाह को ऑक्सीजन मिल जाती और हिजबुल्लाह पे जो प्रेशर बनाया गया था इसराइल के द्वारा वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता। उसने पहला टारगेट किया कि मुझे पूरा हिजबुल्लाह के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है। आप सोचिए जो टॉप कमांडरशिप है उसमें 3 का एसेसिनेशन कर देना ये छोटी बात नहीं है। यानी कि टॉप 3 कमांडर, चौथा कमांडर बनने को तैयार नहीं है और तीसरे कमांडर का तो उन्होंने नाम भी डिक्लेयर नहीं किया था। इस प्रकार का एक फियर जो था वो हिजबुल्लाह के अंदर क्या था, क्रिएट कर दिया गया था, किसके द्वारा, इसराइल के द्वारा। तो ईरान ने इसी को समझते हुए वॉर अटैक किया, लेकिन इसराइल ने एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को राहत मिलेगी। तो एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी को प्लान किया था। तो यही देख कर के अब यहाँ पर के हरी झंडी दे दी गई है, जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा इसराइल के कि हम ईरान पर एक बहुत बड़ा क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अब देखा जाएगा वो अटैक कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। इसी बीच जो मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर के लिए कहा। हिजबुल्लाह कहना यह था कि हम सीज फायर के लिए तैयार है। जो डिप्टी चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। भारत से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मीडिएटर बने और इसराइल को समझाएं, क्योंकि अगर ये वॉर एक्सलेट होता है तो क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या में, पहले ही हम देखें गाजा स्ट्रिप के अंदर काफी ज्यादा लोग फिलिस्तीनी आम नागरिक मारे गए, करीब 40-45 हजार नागरिक बताए जाते हैं जो मारे गए। और अगर ये ऐसा हिजबुल्लाह में यानी कि आपका लेबनान में होगा तो दिक्कत है, पर बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। हालांकि इसराइल का कहना यह है कि हम जो हैं लेबनान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम केवल सदन लेबनान में लड़ रहे हैं जहां पर आपका कौन है, हिजबुल्ला है। लेकिन इसराइल ने ये बात जरूर कही है कि अगर हिजबुल्ला कॉमन सिविलियंस को आगे कर कर, क्योंकि देखिए देखा जा रहा है, ट्रेंड है पूरा पूरा, आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे जो इस प्रकार के आपके आउटफिट्स हैं, प्रॉक्सीज जो आपके होते हैं किसी भी कंट्री के, वो क्या कर रहे हैं आज, कहीं ना कहीं ह्यूमन सील्स को यानी कि सिविलियंस को आगे करते हैं। और जब सिविलियंस के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो उसकी फिर आलोचना पूरी दुनिया भर में होती है। चाहे हम लोग लिक्टे की बात करें, लिक्टे भी इस तरह से करता था, मानव प्राचीर बनाया करता था। कॉमन जो कॉमन सिविलियंस हुआ करते थे, तमिलियन हुआ करते थे, और उसमें मारे जाते थे, तो फिर श्रीलंका की सरकार के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आया करता अंतर्राष्ट्रीय। तो वही काम जो है इसराइल के सामने हिजबुल्लाह कर रहा है, वही काम हमस कर रहा था। तो इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि भैया हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिविलियन को सामने लाओगे
तो हम किसी भी तरह का रहम नहीं दिखाएंगे। इसी के लिए आप देखें कि परसों क्या था, कल कल इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू ने, जैसे ईरान के लिए उन्होंने वीडियो लॉन्च किया था, ईरान के लोगों के लिए, ऐसे ही उन्होंने क्या किया था, लेबनान के लोगों के लिए वीडियो लॉन्च किया है। और उनको कहा कि हमारा दुश्मनी आपसे नहीं है, हमारी दुश्मनी हिजबुल्लाह से है, हमें हिजबुल्लाह को खत्म करना है, हम तो ऑलरेडी खत्म कर ही रहे हैं, अगर आप भी सपोर्ट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है। और लेबनान जो है, कभी पूरे मिडिल ईस्ट का एक पर्ल कहलाता था, यानी कि मोती कहलाता था, यानी कि एक पर्ल था, काफी बड़ा टूरिज्म का जो केंद्र था वो आपका लेबनान था, एक बड़ी यहाँ पे जगह। पिछले 20-25 साल से जब से वहां पे हिजबुल्लाह आया है, तब से क्या है कि वहां का सारा टूरिज्म खत्म हो गया है, वहां पर आपका क्राइसिस है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू का कहना ये था कि हम आपके मित्र हैं, हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आप भी सहायता करें, आप चुप ना बैठे, आप भी इस वॉर में क्या करें, हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ लड़ें। तो अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह का को किस प्रकार से कंट्रोल करता है और ईरान के ऊपर इसराइल क्या कार्रवाई करेगा। तो लिहाजा ये एक अपडेशन था, ये मुझे आपको बताना था। और रही भारत की मीडिएटरशिप की, मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी तरह से मध्यस्थ बनने की बात करेगा, भारत किसी भी तरह से मीडिएटर बनाएगा। ये बात जरूर है कि हिजबुल्लाह ने भारत के पीएम को ही क्यों कहा, भारत को क्यों कहा कि आप क्या करें, मीडिएटर बने। बात दोस्तों ये है कि भारत का जो कद हाल के दिनों में बढ़ा है, जिस प्रकार से भारत की एक स्ट्रेटजी है, भारत की आप कह रहे फॉरेन पॉलिसी रही है, सभी को साथ लेने की। हम रशिया से बात भी कर रहे हैं, यूक्रेन से बात भी कर रहे हैं, हम इसराइल से बात करें तो फिलिस्तीन से बात कर रहे हैं। आप देखें कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो फोन पे बातचीत होती है वो आपके इंडियन पीएम से ही होती है। तो भारत की जो ये संतुलनकारी नीति है, ये पूरी दुनिया को पसंद आ रही है, लेकिन भारत कभी भी मीडिएटर बनने को तैयार नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। रीजन क्या, आप देखिए, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएटर बनने की बात हुई थी, तो भारत में यही स्टैंड था, भारत का कहना ये था कि जो बातें टेबल पर बैठकर हो सकती है, उसके लिए युद्ध की जरूरत नहीं है, आप टेबल पर बैठिए। पर भारत ये नहीं था कि मैं भी बैठूंगा, भारत ये कहता आप द्विपक्षीय बैठिए। भारत के इसमें कोज है, कोज क्या है, जैसे हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दे हैं, हमेशा हम बोलते हैं कि ये हमारे दोनों के बीच का मुद्दा है, हम बैठ के बात करेंगे, तीसरा कोई और नहीं। वो है ना, पति पत्नी, वो नहीं आना चाहिए। जो है हम बैठ के आपस में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तीसरा यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। यही बात दोस्तों कहाँ पर थी आपकी, यही बात आपकी हुई आपकी, हम लोग करेंगे इस मामले में भी कि आपका मैटर आप बैठकर बात करें। भारत अपील भी करता रहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय शांति का है, पीस का है, विकास का है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो भारत का वही स्टैंड, वसुदेव कुटुंबकम, भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है, वो स्टैंड रहने वाला है। तो लिहाजा आगे देखते हैं कि इसराइल ईरान पर क्या अटैक करेगा। दोस्तों, एक जानकारी, दोस्तों अन अकेडमी लेकर आया है आपके लिए एक शानदार ऑफर, मात्र 24,999 में आपको पूरा जीएस, सी सेट और आपका टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। पूरी सिविल सर्विस की तैयारी आप कर सकते हैं। और ये भी उस बैच के लिए ऑफर है जिसमें इस बार 2023 में टोटल 70+ बच्चे जिसको पढ़कर क्या हुए, सिलेक्ट हुए हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड बैच का आपको एक्सेस मिलेगा, आप जितनी बार चाहे बैचेस कर सकते हैं। दोस्तों 3 बैचेस इसके अंदर आपके शुरू हो रहे हैं। एक तो आपका लिबर्टी बैच 2026 है, तो आपका इंग्लिश में बैच स्टार्ट हो रहा है। साथ ही आप देखिए आरंभ बैच और आपका शिखर बैच, यानी कि हिंदी मीडियम का बैच, तीनों बैच आपके लॉन्च हो रहे हैं। हमारा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है पहले से बेटर हो गया है। इसमें हम देखें, जहां ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलती थी, अब इसमें आपको ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको साथ में क्या होगी, अवेलेबल होगी। तो जुड़िए अकेडमी से, मेरा कोड है निपुण10। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी भाई साहब।